पंजाब की पॉलिटिक्स में आज भूचाल आ गया। राहुल गांधी की टीम कन्हैया कुमार के ज्वाइन करवाने की स्क्रिप्ट लिखकर बैठी थी और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी भेजकर तहलका मचा दिया। प्रियंका गांधी लखनऊ में योगी से लड़ाई करने पहुंची थी और सिद्धू ने प्रियंका का पूरा ध्यान पंजाब की ओर खींच लिया। कैप्टन दिल्ली के लिए निकले थे। खबर थी कि वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन सिद्धू की चिट्ठी ने कैप्टन का पूरा प्लान ही बदल दिया। अब कैप्टन खेमा फिर पंजाब में एक्टिव हो गया है। इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी टीम के साथ बैठे हैं, वहीं सिद्धू अपने ग्रुप के साथ पटियाला में हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं। इस्तीफे का दौर अभी चलेगा। सिद्धू के बाद उनके सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी और चार महकमों की मंत्री रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दे दिया। फिर पंजाब कांग्रेस के महासचिव योगेंद्र धिंगरा ने इस्तीफा दे दिया। पंजाब में कांग्रेस की कलह कथा किस मोड़ पर आ गई है, पंजाब में क्या होने वाला है, दिल्ली में क्या चल रहा है, इस पूरी रिपोर्ट में आपको इनसाइड स्टोरी पता चलेगी। कैप्टन ने कहानी बदल दी। पंजाब की पॉलिटिक्स ने नया मोड़ लिया। मोहाली में प्लेन ने टेक ऑफ किया। यह पंजाब का वो सियासी घमासान है जिसे कायदे से समझने की जरूरत है। शुरुआत कैप्टन की कहानी से करेंगे, कैप्टन अमरिंदर के खेल से करेंगे। राजनीति में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। संयोग देखिए, उसी मोहाली एयरपोर्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया भी थी। सोनिया शिमला से लौट रही थी। कैप्टन अमरिंदर चार्टर्ड प्लेन में थे। सोनिया गांधी कमर्शियल फ्लाइट से आई। एक ही एयरपोर्ट से सब उड़े, मगर आपस में मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा था आदमी अनस्टेबल है जी, और उसने आप ही दिखा दिया जी, उसने आज रेजिग्नेशन कर दिया जी। सर उन्होंने स्टेबल माइंड और पंजाब स्टैंड बाय इट एंड आई से एब्सोल्युटली आई डोंट डू इट अनलेस आई मीन इट एंड व्हाट इज माय ट्वीट यू कैन कोट। सर आपको अपना पोस्ट गंवाना पड़ा, अब वो भी उन्होंने रिजाइन कर दिया। नहीं आपको लगता है कि उनकी वजह से ही आपको अपना पोस्ट गंवाना पड़ा, आपको इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, गलत फैसला था। That was nothing to do with सिद्धू। सिद्धू को जब मैं कह रहा हूँ कि अनस्टेबल, तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही, कुछ कहा होगा। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। यहाँ किससे मिलने का प्रोग्राम है? यहाँ मैं घर जाऊँगा, सामान इकट्ठा करूंगा और मैं पंजाब जाऊंगा। क्या अमित शाह से मिलना? सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आपकी क्या? अरे आई एम नॉट मीटिंग एनी पॉलिटिशियन, मैंने आपको कह दिया। कैप्टन अमरिंदर के दिल्ली आने की खबर आई। चर्चा तो ये भी थी कि वो अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। कैप्टन का प्लेन चंडीगढ़ से उड़ता उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की खबर आ गई। सिद्धू ने अपने इस्तीफे में लिखा क्या, जरा उस पर भी एक नजर डालिए। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट समझौते से शुरू होती है। मैं पंजाब के भविष्य को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के पद से तुरंत इस्तीफा देता हूं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद तत्काल कैप्टन का रिएक्शन आया। कैप्टन ने तंज करते हुए ट्वीट किया, मैंने तो पहले ही कहा था यह स्थिर आदमी नहीं है और पंजाब की बॉर्डर स्टेट के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के मंत्रिमंडल से एक और धमाका हुआ। चन्नी की मंत्री रजिया सुल्ताना ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया। यह सॉलिडेरिटी बहुत कुछ कहती है, वो भी तब जब रजिया सुल्ताना नवजोत सिंह सिद्धू को उसूलों वाला आदमी करार देकर इस्तीफा दे रही हैं। मुझे तो पता क्या, सभी को पता था कि कुछ ऐसा है जिसमें गड़बड़ थोड़ी सी होने वाली है और हुई है। अभी बात कर लें प्लीज, फिर मैं आपको बताऊंगी। कांग्रेस का खराब हुआ इससे। देखिए कांग्रेस का नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगी, सिद्धू साहब जो हैं वो वसूलों के आदमी हैं।
ठीक है नहीं वो सारा कुछ अपना मनाना असूल होता है? नहीं सारा कुछ उन्होंने अपना क्या मना लिया बताएं, क्या मनाया, क्या मनाया उन्होंने अपना? एक बात सुने, हमने नहीं लिया इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। उन्होंने देखे ऐसे आप गलत बयानी ना करें और इस तरीके से बात ना करें, ठीक है नहीं? अब ये नहीं तो आप ये क्या कह रहे हो कि सारा कुछ आपके कहने से किया? हाई कमांड ने किया जो भी किया, ठीक है नहीं? हाई कमांड ने किया और बाकी जो बातें हैं मैं ये फिर से आपको ये बता रही हूँ कि नवजोत सिद्धू जी बसुल्लों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है। रजिया को आज ही मंत्रालय मिला था। रजिया के पति आईपीएस अधिकारी हैं। वो अपनी पत्नी के सिद्धांतों वाली राजनीति की ट्वीट करके तारीफ करते हैं। मजे की बात यह कि सिद्धू का इस्तीफा इतना चौंकाने वाला था कि किसी के पास इस पर कोई जवाब नहीं था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, मगर जब उनसे सिद्धू के बारे में सवाल पूछा गया तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था, बल्कि वो सवालों को घुमाते रहे। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੈਟ ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਮੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ ਨਾ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਦੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਟੇਬਲ ਮੈਨ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ सिद्धू साडे प्रधान है, अच्छे लीडर है। दिल्ली में भी पार्टी के नेता सख्ते में थे। प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। वो पत्रकारों से आधे घंटे की मोहलत मांग रहे थे। इन्हीं आधे घंटों में कैप्टन का जहाज दिल्ली में लैंड करने वाला था। आपके नेतृत्व के फैसले पर सवाल नहीं, आपने जिसको अध्यक्ष बनाया वो मैदान छोड़ के भाग गया। मैं फिर आपसे बहुत विनम्रता से, बहुत प्रेम से, बड़े सादर भाव से दोहराता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए आदरणीय मित्रों। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। 30 मिनट और इंतजार। कैप्टन अमरिंदर ने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तो अगले कदम के बारे में कुछ नहीं कहा। कैप्टन का इशारा साफ था, सारे विकल्प खुले हैं। कैप्टन के पास राजनीति का 52 साल का अनुभव है, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पास दोस्त भी हैं और समर्थक भी। कैप्टन कहते हैं विचार विमर्श करके फैसला लेंगे। अमित शाह से वो पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन तब वो मुख्यमंत्री थे। अब अचानक उनके दिल्ली आने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। नवजोत सिद्धू ने पंजाब और कांग्रेस की पॉलिटिक्स दोनों को चौंकाया है। जानकारों की माने तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू और हाल ही में सीएम बने चरणजीत सिंह चन्नी के बीच मतभेद की खबरें आ रही थी। बताया जा रहा है कि कामकाज से जुड़े अहम फैसलों और अधिकारियों की पोस्टिंग में सलाह और सहमति न लिए जाने की वजह से सिद्धू कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे। जट सिख सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्री और कैप्टन समर्थक अरुणा चौधरी को मंत्री बनाए जाने से भी सिद्धू नाराज थे। पंजाब कांग्रेस के नेताओं में इस डेवलपमेंट से हताशा है। अश्विनी कुमार का कहना है कि ये पूरा घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो भी हो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव सर पर है और सिद्धू जी हाल ही में मनोनीत किए गए थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, और मैं समझता हूं कि अब ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को किसी न किसी तरह जल्द सुलझा लेना चाहिए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है इसका समाधान जल्दी होगा।
कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मैं समझता हूँ जल्द ही इस स्थिति से जूझेंगे और कोई ना कोई फैसला जल्द होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हो सबकी रजामंदी से हो और जो भी हो उसमें कांग्रेस की एकजुटता नजर आए। मगर सबसे बढ़कर है कांग्रेस का खेल, गांधी परिवार का खेल, राहुल और प्रियंका का खेल। पंजाब कांग्रेस का डेवलपमेंट गांधी परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, अगर तस्वीरों से समझने की कोशिश करेंगे तो हर तस्वीर कुछ कहती है। कैप्टन अमरिंदर चंडीगढ़ से उड़ान भर रहे थे तो राहुल गांधी दिल्ली में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को शहीद पार्क में पगड़ियां पहना रहे थे। यह घटना इसलिए अहम है क्योंकि दो प्रमुख राज्यों में कांग्रेस इन युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस के मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुनिए और समझने की कोशिश करिए। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। कांग्रेस की कहानी किस दिशा में जा रही है ये शायद पार्टी आलाकमान भी नहीं समझ रहा। पंजाब की जीतती हुई जमीन पार्टी हारने की कगार पर दिख रही है। गांधी परिवार जिस नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की कमान थमा रहा था, वही सिद्धू अब मिसगाइडेड मिसाइल साबित हो रहे हैं। तकरीबन 2-3 महीने पहले मैं एक बयान दिता सी कि नवजोत सिद्धू आप मिसगाइडेड मिसाइल है, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤੇ ਨੇ। कैप्टन अमरिंदर को कांग्रेस बुजुर्ग मानकर रिटायर कर रही थी, अब वही अमरिंदर पार्टी के लिए मुसीबत बनते दिख रहे हैं। कांग्रेस को समझना होगा कि अगर संगठन को संभाला नहीं गया तो कांग्रेस की लुटिया डूबने से कोई नहीं बचा सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों से डायरेक्ट बात की, उन किसानों से नहीं जो दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं और जिनके नेता रोज पीएम के बारे में बयान देते हैं। आज प्रधानमंत्री ने देश के उन किसानों से बात की जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। पीएम मोदी ने इन किसानों को देश के वैज्ञानिकों की तरफ से एक गिफ्ट भी दिया। उन्होंने संवाद के दौरान किसानों को विस्तार से इस गिफ्ट के फायदे भी बताए। प्रधानमंत्री ने किसानों को जो सौगात दी उससे पूरे देश को क्या फायदा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री जो भी सोचते हैं दूर की सोचते हैं, इसलिए आज जब उन्होंने देश के किसानों के साथ संवाद किया, उन्हें सौगात सौंपी, तो हमेशा की तरह एक बार फिर विपक्ष की समझ में नरेंद्र मोदी का यह दूरदर्शी कदम नहीं आया। आज एक वर्चुअल प्रोग्राम में पीएम मोदी ने 35 फसलों की नई वैरायटी राष्ट्र के किसानों को समर्पित की। फसलों की ये नई किस्में क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं, यानी बदलते मौसम के हिसाब से तैयार की गई हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस के नए कैंपस का भी उद्घाटन किया। अन्नदाता की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत में उनकी अहम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैविक खेती, सिंचाई, फसल बीमा, कृषि सुधार कानून जैसे सभी कदम इस बात की मिसाल है। इस कड़ी में शामिल है उच्च गुणवत्ता और पोषण वाली बायो फोर्टिफाइड किस्मों एवं बदलती जलवायु के अनुरूप नवीनतम कृषि तकनीकों का विकास।
प्रधानमंत्री ने आज देश को जो सौगात दी वो सिर्फ किसानों की बेहतरी का कदम नहीं है, इससे पूरे देश का भला होगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट नई किस्मों से देश में फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। कम लागत में फसलों का उत्पादन बढ़ने से किसानों को सीधा फायदा होगा। ये फसलें खराब मौसम और बीमारियों का भी सामना कर सकेंगी। किसानों की आमदनी बढ़ने से इकोनॉमी को भी फायदा होगा, जीडीपी में इजाफा होगा। जब साइंस, सरकार और सोसाइटी मिलकर काम करेंगे तो उसके नतीजे और बेहतर आएंगे। किसानों और वैज्ञानिकों का ऐसा गठजोड़ नई चुनौतियों से निपटने में देश की ताकत बढ़ाएगा। जिला स्तर पर साइंस आधारित ऐसे कृषि मॉडल खेती को अधिक प्रोफेशनल, अधिक लाभकारी बनाएंगे। किसानों की बेहतरी किस तरह से हमारी इकोनॉमी, पूरे देश की जनता और जीडीपी से जुड़ी हुई है, उसे इस तरह से समझिए। हमारे देश में काम काज करने वाले आधे लोग सीधे या इनडायरेक्ट रूप से खेती बाड़ी से जुड़े हैं, यानी देश के 50% कामकाजी लोगों को खेती से रोजगार मिलता है। कृषि हमारे देश की जीडीपी में 17 से 20% का योगदान देती है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा खेती और इससे जुड़े कामगारों से आता है। खेती की उपज से लोगों का पेट भरता है, किसानों के घर चलते हैं, इकोनॉमी को ईंधन मिलता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगातार किसानों की भलाई के लिए कदम उठाती है। किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक हमारे हर किसान को, और उसमें ज्यादातर छोटे किसान हैं, 10 में से 8 किसान हमारे देश में छोटे किसान हैं, बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पर पल रहे हैं। ऐसे किसानों को करीब करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट के पास भेजे गए। कृषि क्षेत्र और किसानों की इस अहमियत के चलते ही प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार लगातार खेती-बाड़ी करने वालों की जिंदगी बेहतर बनाने के प्रयास करती आई है, क्योंकि किसान जो अन्नदाता है वो इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत पूरी करते हैं। वो हमारे खाने के लिए फसलें उगाते हैं। बिना खाने के इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। अगर क्लाइमेट चेंज से किसान प्रभावित हुआ तो उसका असर पूरे देश पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती बढ़ रही है तो हमें अपने कार्यों की गति को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्षों में इसी भावना को हमने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। किसान को सिर्फ फसल आधारित इनकम सिस्टम से बाहर निकालकर उन्हें वैल्यू एडिशन और खेती के अन्य विकल्पों के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, और छोटे किसानों को इसकी बहुत जरूरत है। और इसलिए हमने पूरा ध्यान 100 में से 80 जो छोटे किसान हैं उन पर लगाना ही है। आज प्रधानमंत्री ने देश को फसलों की जिन नई किस्मों की सौगात दी, उनकी कुछ खूबियां आपको बताते हैं। फसलों की ये नई किस्में सूखे, बंजर जमीन और बीमारियों से लड़ने की ताकत रखती हैं। इनमें से कई वैरायटी ऐसी हैं जो पहले की किस्मों के मुकाबले ज्यादा पोषण देने वाली हैं। इन नई फसलों में चना, अरहर, कुट्टू, सेम, बाकला, बाजरा, ज्वार, बेबी कॉर्न और सरसों की नई नस्लें शामिल हैं। फसलों की ये नई किस्में न सिर्फ मुश्किलों से जूझकर अधिक उपज देने की ताकत रखती हैं, बल्कि इनसे कुपोषण की चुनौती से भी लड़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि नई फसलों में ज्यादा पोषक तत्व है। आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये क्रॉप वैरायटीज, ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। ये नई वैरायटीज मौसम की कई तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम तो है ही, इनमें
पौष्टिक तत्व भी ज्यादा है। इनमें से कुछ वैरायटी कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए है, कुछ क्रॉप गंभीर रोगों से सुरक्षित है। बहुत से लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर देश को फसलों की नई किस्मों की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री ने देश को जो सौगात दी उसका फायदा क्या है। पीएम ने अपने बिजी प्रोग्राम से ये फसलें लॉन्च करने के लिए इतना समय क्यों निकाला। आखिरी सवाल का जवाब तो बिल्कुल सिंपल है। प्रधानमंत्री को देश के किसानों की फिक्र है, वो किसानों का भला चाहते हैं, उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने किसानों से एक बार फिर डायरेक्ट संवाद किया और आज के प्रोग्राम की अहमियत बताई। बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री ने खुद ही क्लियर कर दिया कि नई फसलों की जरूरत देश को क्यों है। दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी धरती की आबो हवा तेजी से बदल रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके नतीजे में मौसम उलट पुलट हो गया है। बाढ़, सूखा, भयंकर गर्मी और नई नई बीमारियों का हमला हो रहा है। इसका डायरेक्ट असर हमारी रोजी रोटी, हमारी खेती किसानी पर पड़ा है। ये चुनौती सिर्फ किसानों की नहीं, पूरे देश की है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से देश में उपज का उत्पादन 4.5 से 9% तक कम हो सकता है। खेती के उत्पादन में इतनी गिरावट से भारत की जीडीपी 1.5% कम हो सकती है। जीडीपी कम होने का असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं, देश के हर नागरिक पर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण जो नए प्रकार के कीड़े, नई बीमारियां और महामारियां आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए मोदी सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पिछले कई वर्षों से फसलों की नई किस्मों का विकास कर रही है, जिससे किसानों को नए हालात में उगाने के लिए मुफीद फसलें मिल सके। भारत की बढ़ती आबादी के लिए खाना उपलब्ध कराने के लिए फसलों का उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है और किसानों की आमदनी भी। फसलों की नई किस्में ये दोनों मकसद हासिल करने के लिए डेवलप की गई हैं। जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में फसलों का कितना बड़ा हिस्सा कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जाता है। इससे किसानों का भी बहुत नुकसान होता है। पिछले वर्ष ही कोरोना से लड़ाई के बीच में हमने देखा है कि कैसे टिड्डी दल ने भी अनेक राज्यों में बड़ा हमला कर दिया था। भारत ने बहुत प्रयास करके तब इस हमले को रोका था। प्रधानमंत्री ने रायपुर में जिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस के कैंपस का उद्घाटन किया, वहां पर क्लाइमेट चेंज से खेती के सामने पैदा हुई चुनौतियों पर रिसर्च होगी और इन चुनौतियों से निपटने के उपाय भी तलाशे जाएंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम के 4 बड़े मकसद हैं। नंबर 1, देश की खेती को 21वीं सदी के लिए फ्यूचर रेडी करना। नंबर 2, इंडिया की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना। नंबर 3, देश की इकोनॉमी पर क्लाइमेट चेंज के असर को कम करना। और नंबर 4, भारत की तरक्की को नई धार और रफ्तार देना। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 25 साल के बाद आजादी की शताब्दी मनाएंगे और इसके लिए इन 25 वर्षों के बड़े राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए एक बड़ा मजबूत आधार बना दिया है। बीज से लेकर बाजार तक हुए ये कार्य एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में भारत की प्रगति की गति को सुनिश्चित करने वाले हैं।
देश की प्रगति में किसान सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर हैं। उनका भला होगा तो पूरे देश का होगा। प्रधानमंत्री का मिशन यही है। और ब्रेक के बाद लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।